आज की जो वीडियो है वो है रेलवे के बच्चों के लिए। इसमें आपका जो पोर्शन होगा वो है फिज़िक्स। ये इनिशिएटिव है केवल रेलवे एग्ज़ाम के बच्चों के लिए। अ कंडक्टर हैज़ अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इट विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.8। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो ध्यान रखिएगा, ओम्स लॉ क्या कहता है आपको। ओम्स लॉ, अगर कभी भी टेम्परेचर को ना चेंज किया जाए तो जो दो सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो पॉइंट्स के बीच का, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका उस वायर में या कंडक्टर में बहने वाली करंट के। इसको आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगाते हो, उसको नाम दिया जाता है आर। आर को कहते हैं रेजिस्टेंस। तो V इक्वल्स टू आई आर, यानी यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा V बराबर आई आर। आई की वैल्यू यहाँ पे 150 मिली एम्पियर यानी 10⁻³ एम्पियर, और रजिस्टेंस दे रखा हुआ है 0.8, और आपसे कहा है V का मान बताइए। तो 15 × 120, 120 जहाँ पे दिख रहा है पहले तो ये दो ऑप्शन कट गए। अब 10⁻³ है तो यानी 0.120। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड ऑफ द गिवन मेटेलिक वायर in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provides it temperature remains the same। देखिए अभी मैं जो आपको समझा रहा था V बराबर आई आर, वही यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है। और मैंने क्या बताया था, ये किसका लॉ है, ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला। A wire has a resistance of R if its length is increased by a factor of 8 and its cross section area is decreased by a factor of 4. What is its new resistance? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R बराबर रो ए एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। इसको साफ लिख देता हूँ, R बराबर रो एल अपॉन ए, ये होता है R का फॉर्मूला। यहाँ पे रो जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की इंटरनल इंट्रिंसिक भी कहा जाता है। मटेरियल की इंटरनल या फिर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो होती है जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होता है ऑब्जेक्ट का तभी आ जाती है, इसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। एक्सटर्नल प्रॉपर्टी को आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। तो आइए क्या कह रहा है देखिएगा, लेंथ को इंक्रीज़ किया गया है 8 के फैक्टर में यानी 8L हो जाएगा। बोल रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया को डिक्रीज़ किया जा रहा है, 4 के फैक्टर में, तो A/4 हो जाएगा। अब R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, देखो R की वैल्यू तो मैंने आपको बताई, R बराबर रो L अपॉन ए। L की वैल्यू क्या है, रो तो आपका चेंज नहीं होगा, L की वैल्यू 8L, और एरिया हो जाएगा 8A/4। तो ये 4 ऊपर जाएगा 32 बन जाएगा, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें दिख रहा है बस। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, R डैश बराबर 4×8 = 32, बाकी रो L अपॉन ए बराबर R। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू, देखो इलेक्ट्रिक मोटर की बात की जा रही है, तो मोटर क्या होगा, जैसे ही करंट दोगे तो मोटर चलने लगेगा। ठीक है, तो चलने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं हो सकती, मैग्नेटिक एनर्जी नहीं हो सकती, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं हो सकती, ये केवल और केवल क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। और मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। इफ़ अ कंडक्टर फॉलोज द ओम्स लॉ देन द ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज विल बी। कोई भी परिपथ, कोई भी सर्किट अगर ओम्स के लॉ को फॉलो करता है तो ध्यान रखिएगा इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर ये ओम्स के नियम को फॉलो नहीं करता है, जैसे कि LED, ये ओम्स के नियम को फॉलो नहीं करता है, तो इनके बीच में जो ग्राफ बनता है वो बनता है कर्व। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बनेगा स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे बनेगा आपका कर्व। ठीक है, ये आपका इलिप्टिकल कर्व होगा, हाइपरबोलिक कर्व हो सकता है, पैराबोलिक कर्व भी हो सकता है। ज़्यादातर आपके इलिप्टिकल या हाइपरबोलिक आते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन कौन फॉलो करता है, तो ओम्स लॉ को फॉलो करने वाले ऑल सर्किट्स, और कर्व वाले जो नॉन ओमिक सर्किट होते हैं, इसको नॉन ओमिक सर्किट कहते हैं। इसका एग्जांपल है LED।
मैंने दोबारा से आपको समझा दिया है। इफ़ अ रजिस्टर ऑफ 15 कैरीज अ, अच्छा 15 ओम लिखा हुआ है वो, ये ध्यान रखिएगा। 15 ohm carries a current of 2.5 एम्पियर फॉर 12 सेकेंड, द हीट प्रोड्यूस इज जूल, इन जूल आपको बताना है। तो देखिए हीट जो होती है वो वर्क डन के बराबर होती है, और डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वी आई टी, और वी बराबर होता है आई आर। तो यहाँ से एक और फार्मूला निकल के आया, आई स्क्वायर आर टी। अब आई की वैल्यू यहाँ पे दे रखी हुई है 2.5, और 2.5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, 6.25। ठीक है, देखो ये इस तरीके से करोगे तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 5/2, और 5/2 की स्क्वायर वैल्यू होगी आपकी 25/4। ठीक है, आर की वैल्यू 15 और ये है 12। आपको याद रखना है 15 और 12 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है 180। अब यहाँ पे होगा 25/4, 4×4 = 16, 4×5 = 20, 5×5 = 25, यानी लास्ट डिजिट जो आपकी बनेगी वो होगी 5। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज़ यूज टू फाइंड, फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कंसीडर्ड अ कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ द पेपर विथ करंट गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यहाँ पे राइट हैंड रूल लगा दीजिए जो आपका मैक्सवेल लॉ होता है। तो उसमें क्या है, जैसे ये करंट कैरिंग अंगूठा जिस डायरेक्शन में करंट बह रही है उस डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो जो उंगलियां बांधते समय जिस डायरेक्शन में होंगी वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। ठीक है, आपसे कहा है टू द लेफ्ट ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर का लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड तो आपका ये होता है, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर तो होगा ही होगा, एंड कमिंग आउट यानी बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी, फोर्थ ऑप्शन। इफ़ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू quadruple its length without changing its area, what will happen to its resistivity, अभी मैंने बताया था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या था है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रो, रो जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है उसी समय उसकी खुद की एक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण किसी बात पर डिपेंड नहीं करती है। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी इट्स रिमेन सेम। आज का आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट रिप्रेजेंट। बार मैग्नेट कैसा होता है, तो बार मैग्नेट कुछ इस तरीके का होता है। और मैग्नेट कितने तरीके के होते हैं, तो बार मैग्नेट आपका होता है, फिर हॉर्स शू मैग्नेट होता है, रिंग मैग्नेट होता है, यानी स्फेरिकल मैग्नेट होता है, फिर मैग्नेटिक कंपास होता है, मैग्नेटिक नीडल होता है। ये सब मैग्नेट के प्रकार हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को समझ लेते हैं। व्हाट डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट रिप्रेजेंट। तो यार मैग्नेटिक लाइन ही तो बताएंगी, और कुछ तो बता नहीं देंगी। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्लो ऑफ एयर नहीं, डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यस, यानी मुझे यहाँ पे टिक मारना था, यस। ग्रेविटेशनल फील्ड तो बता ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये थे 10 क्वेश्चन। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए कंटिन्यूअस तो आप कमेंट में बता सकते हो, अदरवाइज़ इस वीडियो को बंद कर दिया जाएगा।